सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और इस दौरान बैंक प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों की सहायता पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 35,49,371 की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों द्वारा किया गया सहयोग सराहनीय है और इससे पीड़ितों को राहत प्रदान करने में भी काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। हल्द्वानी में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल यहां ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के करीब एक तेज रफ्तार थार चला रहे ड्राइवर ने रूट किनारे खड़े एक शख्स को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थार का ड्राइवर एक पर्यटक था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। पुलिस आरोपी की तलाश भी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है तेज रफ्तार ने सड़क किनारे जा रहे शख्स को थार ने टक्कर मारी और फिर मौके से फरार भी हो गया। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला गांव के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी है। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कंटेनर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जो एक गाड़ी होती है उसमें एक व्यक्ति दब के एक्सपायर हो गया। मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो वो भी थाना रुड़की का ही मामला है। बाकी उसमें कौन गलत कौन सही इस पर हम तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं। लीगल कार्रवाई आगे जो पोस्टमार्टम की वो चल रही है। विकासनगर में वन विभाग की टीम ने भारी मात्रा में तस्करी की जा रही खैर की बेशकीमती प्रतिबंधित लकड़ी को बरामद किया है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने कुल्हाल में घेराबंदी करके एक कार को पकड़ा है लेकिन उसका ड्राइवर फरार हो गया है। खैर की लकड़ी बरामद कर ली गई है। कार के साथ एक बाइक सवार भी था जो अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया। कार यूपी नंबर की बताई जा रही है। वन विभाग का दावा है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हमारी टीम कुल्हाल और धौला विभाग की टीम बधाई के पात्र है। उन्होंने तत्परता पर जो है इस गाड़ी को पकड़ा और लोग जो ये चालक था वो जो है मौके पर गाड़ी छोड़कर भाग गया, लेकिन गाड़ी और एक बाइक हमने जब्त की है। नैनीताल में कुछ परिवारों को पानी का संकट झेलना पड़ सकता है। यहाँ पानी की बड़ी पेयजल लाइन फट गई है और पानी की लाइन टूटने के बाद पानी इतनी तेजी से ऊपर की ओर निकला है जिससे काफ़ी देर के लिए आवाजाही की भी दिक्कतें हो गई हैं और बड़ी मशक्क़त के बाद किसी तरह से पानी को बंद किया जा सका है। बताया जा रहा है कि यहाँ सीवर लाइन का काम चल रहा था और खुदाई के दौरान पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पानी की लाइन अभी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकी है। विभाग का कहना है कि रविवार सुबह तक ही दुरुस्त हो पाएगी। इससे स्नो व्यू से लेकर मल्ली ताल बाजार तक पानी का संकट झेलना पड़ सकता है। अभी आवागढ़ कंपाउंड में पेयजल सीवर का काम चल रहा था। तो सीवर के काम की वजह से जो लेबर हैं उनके कहने डीआई की लाइन एक टूट गई है। तो अभी प्रेशर तो हमने कम अभी देखिए क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा है इसका। शाम तक का भी हो सकता है या कल सुबह भी हो सकता है। पूरा आवागढ़ कंपाउंड में। उत्तराखंड परिवहन निगम की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 1 नवंबर से दिल्ली में सख्त पॉल्यूशन कंट्रोल नियम लागू हो रहा है और अगर दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई तो देहरादून दिल्ली रूट पर चल रही करीब 250 बसें बैन हो सकती हैं। देखिए। दिल्ली के आनंद विहार और आईएसबीटी पर इन दिनों गाड़ियों की सघन चेकिंग चल रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार अब सिर्फ BS6 और CNG बसों को ही एंट्री देगी। देहरादून दिल्ली रूट पर चल रही 400 बसों में से 250 बस अब भी पुराने मानक की हैं। अब दिल्ली सरकार ने निर्णय किया है कि प्रदूषण बढ़ने की वजह से 1 नवंबर से केवल जो इलेक्ट्रिक बस हैं या यूरो 6 बसें हैं वो ही दिल्ली में प्रवेश करेंगी। तो हमारे पास 400 में से 150 ही बसें बचेंगी। 250 बसें हमारी प्रभावित होंगी जिससे हमारी करीब 60 लाख रुपए रोज की इनकम प्रभावित होगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि नई 100 बसें नवंबर अंत तक आ जाएंगी
और जरूरत पड़ी तो दूसरे जिलों से बसें दिल्ली रूट पर लगाई जाएंगी। लेकिन वर्तमान में हमारे पास 200 के करीब सीएनजी गाड़ियां हैं और 12 हमारे पास BS6 मॉडल की वोल्वो गाड़ियां हैं, जिनको हम दिल्ली ग्रैब 4 की कंडीशन में भी चला सकते हैं क्योंकि अलाउ होगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि नवंबर के एंड में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में 100 हमारे पास नई गाड़ियाँ आने वाली हैं। हालांकि वो हिल मार्क की है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, ये निर्णय तो मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा, हम कोशिश करेंगे ये गाड़ियाँ, अधिकांश गाड़ियाँ दिल्ली टच करें। पिछले 2 साल से निगम बस संचालन का एक्सटेंशन ले रहा है, जबकि पड़ोसी राज्यों ने नई बसें खरीद ली हैं। लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम अब भी उन्हीं पुरानी बसों पर दिल्ली रूट चल रहा है, जो उसकी कमाई का बड़ा जरिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग को अपना ही आदेश 2 दिन में वापस लेना पड़ा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने चौकुटिया के लिए एक डॉक्टर जिला अस्पताल से भेजे थे, लेकिन शनिवार को विधायक मनोज तिवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीएमओ का घेराव किया और जमकर काफी नारेबाजी भी की है। विभाग को अपना ही आदेश इस पर निरस्त करना पड़ा है। आपको बता दें, चौकुटिया में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आमरण अनशन चल रहा है। अल्मोड़े डिस्ट्रिक्ट की इतनी ज्यादा ओपीडी है, वैसे ही यहाँ को वहाँ पर बाल रोग विषय का, स्त्री रोग विषय का अग्रिम आदेशों का स्थानांतरण वहाँ पर कर दिया गया और तब से 23 तारीख से लगातार जनता का दबाव था, हमारे सब लोग का जवाब था। जनहित को देखते हुए आज हमें यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव करना पड़ा और जब तक आदेश निरस्त नहीं होंगे, हमने कहा था कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे और आज आदेश निरस्त हुए हैं। 25 साल में उत्तराखंड में जहां संघ की पैठ मजबूत हुई, वहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है, तो नुकसान कांग्रेस का हुआ। नजर अब 2027 पर है, देखिए रिपोर्ट। पच्चीस साल में पहली बार बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि कैलाश में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हुआ। संघ मानता है कि राष्ट्रवादी उत्तराखंड में लोग साथ जुड़ें और आज छोटे से पहाड़ी राज्य में आरएसएस मजबूती से पांव जमा चुका है। प्रचारक से मुख्यमंत्री बनने वाले भगत सिंह कोश्यारी मानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन के बाद उत्तराखंड में संघ और बीजेपी साथ साथ मजबूत हुए और इसकी वजह देवभूमि का धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी माहौल है और 25 साल में संघ और बीजेपी दोनों मजबूत हुए हैं। ये विशेष करके पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल, ये दोनों ही प्रदेश पहले से ही यहाँ की जनता बड़ी राष्ट्रभक्त जनता रही है। एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को 91 में सभी सीटें लोकसभा की जिता दी और तब से लगातार लगभग भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ की जनता धार्मिक है और सांस्कृतिक मूल्यों पर विश्वास करती है। हाँ, बिना जनता की सपोर्ट के तो कुछ हो नहीं सकता और क्योंकि राष्ट्रवादी लोग हैं पूरे उत्तराखंड में, मातृ शक्ति 50% लोग फौज में हैं, पूरे घर को माता बहनें ही संभालती हैं, इसलिए सबका सपोर्ट हमें है। उत्तराखंड में संघ मजबूत हुआ तो बीजेपी को इसका सीधा सियासी फायदा भी मिला। नतीजा ये बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। तो कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत भी मानते हैं कि संघ की मजबूती का नुकसान कांग्रेस को हुआ, लेकिन बीजेपी और संघ का एजेंडा 2027 में नहीं चल पाएगा। ये लॉस तो कांग्रेस का रहा, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम इसको जल्दी रिक्यूप कर लेंगे और मुझे लग रहा है अब कि उत्तराखंड वास्तविक धरातली स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है और उसके अनुसार जो है 2027 में वोट करेगा। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक और हल्द्वानी से लेकर आदि कैलाश तक संघ उत्तराखंड में लगातार अपनी जड़ें फैला रहा है और इस धार्मिक संस्कृति वाले राज्य में संघ को उसके मुताबिक माहौल भी मिल रहा है और बीजेपी और संघ को यकीन है कि ये पकड़ अभी और मजबूत होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
रुद्रपुर पुलिस ने यूपी के बिजनौर के शातिर हिस्ट्री शीटर सुहेल उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया, जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर मोहम्मद जैद नाम से जसपुर, कुंडा और काशीपुर में सक्रिय था। आरोपी के पास से 8 मोबाइल, एलसीडी और साउंड बॉक्स बरामद हुए। जांच में सामने आया कि उसने चोरी के कुछ सामान नौशाद आलम को बेचे, जो फिलहाल फरार है। सुहेल पर यूपी के विभिन्न थानों में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने गिरफ्तार करने वाली टीम की तारीफ की और फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर पर बवाल जारी है। राजधानी में स्मार्ट मीटर जनता के गुस्से की वजह बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे वहीं आ गई शिकायतों की बाढ़। राजधानी में किसी का बिल 3 गुना तो किसी का 4 गुना तक बढ़ा। लोगों का कहना है कि बिजली की खपत उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन बिल ने बजट बिगाड़ दिया। हाँ, पहले 2 महीने में बिल आता था, तब 1800-2000 रुपए का बिल आता था। उसके बाद इन्होंने 1 महीने का कर दिया और हर महीने जो बिल आने लगा वो भी वही उसी हिसाब से बिल आने लगा। अब रीडिंग में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आपके सामने ये 19 दिन और 23 दिन के बिल आ रहे हैं। 19 दिन का बिल 9,101 रुपया, उससे पहले 23 दिन का बिल 5,100 कुछ रुपया। फिक्स चार्ज दोनों बिलों में पूरा ले रखा है 1 महीने का। मीटर लगे पहले, अभी मीटर चेंज हुए थे, उसके बाद पता नहीं कौन से स्मार्ट लगे। पहले भी यही कहा था स्मार्ट मीटर, अब फिर से स्मार्ट मीटर। इसमें हमारे यहाँ इतने लोग परेशान है कि 4-4 गुना उसका पेमेंट आ रहा है। रीडिंग लेने कोई आ नहीं रहा। 2022 में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। यूपीसीएल का दावा है कि बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग सटीक होगी, लेकिन शिकायतों ने यूपीसीएल को कटघरे में ला दिया। अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 3 लाख मीटर लगे हैं, जिनमें 1% से भी कम में तकनीकी खामियां मिली, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। इसमें हर चीज का फायदा है, फायदे ही फायदे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कोई लॉस है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनता में इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ये हमारे अभी तक 3 लाख मीटर लग चुके हैं। प्रॉब्लम जो आई लगभग 1% से कम प्रॉब्लम आई हमारे पास। निश्चित रूप से आई, स्टार्टिंग में जब थी कुछ, जैसे मैंने मीटर बदला, उसकी सीलिंग सर्टिफिकेट फिट करने में थोड़ी देर होगी। अगर ऐसा देर करने में पता चला वो 2 महीने का बिल एक साथ आ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि मेरा महीने का 1,000 रुपया आता था। प्रदेश में पहले चरण में 16 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि शुरू से ही मीटर को लेकर विरोध रहा है। यूपीसीएल दोहरा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, जल्द सब ठीक हो जाएगा। सत्येंद्र बर्दवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। कुमाऊं में पहली बार रणजी क्रिकेट ट्रॉफी मैच का आयोजन किया जा रहा है। रामनगर में 4 दिनों तक चलने वाले इस मैच में रेलवे ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया। पहले दिन की रेलवे की टीम ने 4 विकेट पर 233 रन बनाए। मोहम्मद सैफ 99 और बी मेराई 44 रन पर नाबाद खेल रहे हैं। उत्तराखंड की ओर से अभय नेगी ने 2, जबकि देवेंद्र और मयंक ने 1-1 विकेट लिया है। स्थानीय वाद्य यंत्रों, आर्मी बैंड की मधुर धुनों और हजारों श्रद्धालुओं के बीच शनिवार को बाबा केदारनाथ शीतकाल गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अब शीतकाल के 6 माह बाबा केदार अपने भक्तों को ओमकारेश्वर मंदिर में ही दर्शन देंगे। शनिवार को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रस्थान कर बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी के साथ बाबा केदारनाथ की डोली का स्वागत किया है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने कई मामलों में बरामद अवैध शराब को नष्ट कर दिया है और पुलिस की मौजूदगी में बोतलों को जेसीबी की मदद से नष्ट किया गया।
कोटद्वार के एक घर में छत पर रखी लकड़ियों में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। पिथौरागढ़ में डीएम ने सड़कों से जुड़े सभी विभागों के साथ एक मीटिंग ली है। इसमें समय रहते सभी सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उत्तरकाशी के हिटाणु गांव में पानी की लाइन की पाइप फटने से बताया जा रहा है कि 2 साल से वन विभाग में ये फाइलें अटकी हुई हैं और ग्रामीणों ने डीएम से बात करके जल्द फाइल पास कराने की मांग की है। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 नवंबर को आयोजित होने वाले इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं। हरिद्वार नजीबाबाद निर्माणाधीन हाईवे का डीएम ने निरीक्षण किया है और डीएम ने रोड को 3 दिनों के अंदर गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। नैनीताल डीएम ने आपदा के काम पूरे नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की, साथ ही गुणवत्ता के साथ काम हो इसकी निगरानी के लिए मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी की है। अल्मोड़ा में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक सम्मेलन हुआ है, जिसमें कर्मचारियों ने प्रमोशन, गोल्डन कार्ड सहित कई मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपा। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में इन दिनों भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कार्तिक माह को पार्थिव पूजा समेत कई तरह के अनुष्ठान के लिए ये दिन शुभ माना जाता है। हरिद्वार के रानीपुर में छठ पर्व पर लोगों ने कलश यात्रा निकाली है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए। राजधानी के स्कूलों के कई बच्चे आपको 2 व्हीलर चलाते हुए नजर आ जाएंगे। इनमें से किसी के पास लर्निंग लाइसेंस तो कोई भी कुछ भी लाइसेंस के बिना ही फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं और कई तो बिना हेलमेट के भी ड्राइविंग कर रहे हैं। देखिए। देहरादून में तकरीबन 400 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें ज्यादातर स्कूल में स्टूडेंट्स 2 व्हीलर लेकर पहुंच रहे हैं। नियमों के मुताबिक अगर पेरेंट अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं तो गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा और 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि बच्चे ट्रिपलिंग से लेकर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते दिख जाएंगे। तो कुछ के पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन कुछ तो बिना लाइसेंस के ही सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं। लास्ट मंथ से स्टार्ट करिए। तो लाइसेंस है? नहीं, लर्निंग लाइसेंस है। लर्निंग लाइसेंस है आपके पास? पेरेंट्स अलाउड कर देते हैं आप लोगों को? स्कूल में बोला पता रहता है? मैम एक्चुअली मेरे फादर अभी है नहीं अवेलेबल, बट मेरा 10th है तो इट्स वेरी सीरियस, मैं स्किप नहीं कर सकती और कोई मीन्स था नहीं, तो बस लास्ट वीक से सारे मेजर्स के साथ में अलाउ करा है। लाइसेंस है? नहीं, वो लाइक वो वाला है 16 वाला। 1 ईयर। 1 ईयर से लेके आ रहे हो? क्या एज है आपकी? मेरी एज 16 है। 16 है। लाइसेंस है आपके पास? नो। नहीं। तो स्कूल वाले मना नहीं करते, पेरेंट्स मना नहीं करते? किस चीज़ के लिए? गाड़ी नहीं ले जानी? नहीं मना करते, लेकिन स्कूल की वजह से तो ले जाने पड़ती है ना। कई पेरेंट्स तो बच्चों के तेज रफ्तार, बेतरतीब कट मारने से परेशान हैं और जाम और एक्सीडेंट की बड़ी वजह के तौर पर देख रहे हैं, जबकि अधिकारियों ने अपना कार्रवाई करने का वही रटा रटाया जवाब दे दिया। बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि देखो बच्चे गाड़ी चलाना तो सीख गए हैं, लेकिन चलाते बहुत रफ ड्राइविंग है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को जब तक वो नौकरी पे न लग जाए तब तक गाड़ी नहीं देने का। स्कूल चिन्हित करते हुए ऐसे जो पर्टिकुलर स्कूल जिनमें 11th-12th के बच्चे हैं जो बिना लाइसेंस के अगर गाड़ी लेके आते हैं तो वो बहुत एक अपराध की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि जुवेनाइल ड्राइविंग में एक तो 25,000 की पेनल्टी है, 25 साल तक का जब तक बच्चा नहीं हो जाएगा उसका लाइसेंस नहीं बन पाएगा, 1 साल तक की उसकी आरसी कैंसिल रहेगी और कोर्ट से सजा का प्राविधान है जो 3 साल मैक्सिमम अभिभावक को सजा हो। देहरादून में जाम से लेकर एक्सीडेंट का ग्राफ एक हद तक कम हो सकता है अगर थोड़ी सी सख्ती परिवहन, पुलिस और पेरेंट्स खुद दिखाएं, क्योंकि सजा के प्रावधान होने के बाद भी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
इंटरनेशनल बैडमिंटन पैरा खिलाड़ी नीरजा गोयल की हिम्मत की सोशल मीडिया में काफी तारीफ हो रही है। दरअसल नीरजा ने ऋषिकेश के पास शिवपुरी में व्हील चेयर पर बैठकर 109 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग की। नीरजा का दावा है कि भारत में वो पहली महिला पैरा खिलाड़ी हैं जिसने व्हील चेयर पर इतनी ऊंचाई से बंजी जंपिंग की है। इससे पहले नीरजा 12,000 फीट से पैराग्लाइडिंग कर चुकी हैं। एडवेंचर में पार्टिसिपेट करना बहुत ही अमेजिंग लगता है। मैं चाहती हूँ आगे भी इस तरह के एडवेंचर में पार्टिसिपेट करूँ। कई लोगों ने मेरे को इसके लिए डिमोटिवेट किया था कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने भी करके दिखाया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम अपना हौसला रखते हैं तो हमारे लिए हर चीज मुमकिन है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय देवभूमि महोत्सव का आगाज हो गया है। भारतीय सेना के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार बद्रीनाथ धाम में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की सभ्यता, यहाँ के हस्तशिल्प को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 2 दिन तक बद्रीनाथ धाम में होने वाले इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के उच्च अधिकारी, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रविवार को मौजूद रहेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भले ही बंद हो गए हों, लेकिन हर्षिल घाटी और गंगोत्री नेशनल पार्क में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 31 नवंबर तक देश विदेश से सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। इसके लिए नेलांग वैली, गरतांगली, गौमुख ट्रैक पर लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस साल 27,000 से ज़्यादा ट्रैकर और पर्यटक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आए हैं, जिससे कि करीब 80 लाख का राजस्व पार्क को प्राप्त हो चुका है। विराली आपदा के बाद उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्यटन पटरी पर अब लौटता नजर आ रहा है। बहुत सुंदर यहाँ का नेचर है। कुछ महीने पहले जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, क्लाउड बस्ट हुआ था, वो भी अभी कुछ यहाँ पे निशाने हैं, देख के आए हैं हम, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोगों ने, तो खरीदारी भी बहुत अच्छे हो रहे हैं हम यहाँ। देहरादून से सटे टिमली गांव में लोग 20 दिनों से पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। 20 दिन से ट्यूबवेल खराब पड़ा है और गांव की पाइपलाइन में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। सालों पहले जल जीवन मिशन के तहत नया टैंक तो बन गया, मगर उसमें कभी पानी नहीं पहुंचा। गांव में अब भी 1985 में बने पुराने टैंक और उसी ट्यूबवेल पर यह गाँव टिका हुआ है, जो अब जवाब भी दे चुका है। इसकी वजह से ग्रामीण अब अपने पैसे से ही पानी के टैंकर मंगा रहे हैं। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।